करेंगे, they can join in the mid. We will again be solving a few questions. ठीक है, तो आज भी हमारे कुछ एरर करेक्शन के क्वेश्चन है. रिमाइंड मी इफ आई एम गिविंग यू द सेम क्वेश्चन. अगर सेम क्वेश्चन आ रहा है तो एक बार बता दीजिएगा so that I can change the question. अगर सेम क्वेश्चन नहीं है तो let's solve it. Okay, so here you can see there are two sentences given here. I'm giving you 2 minutes time, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा. आराम से क्वेश्चन रीड करिए. क्वेश्चन में क्या ग्रामेटिकल एरर है, यू हैव टू चूज. द सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. आपके पास 4 ऑप्शन है. चाहे सेंटेंस 4 पार्ट में डिवाइडेड हो ना हो, आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे हमेशा. तो यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है जिसमें सेंटेंस को 4 भाग में बांटा गया है. एंड यू हैव टू फाइंड आउट which part contains the error, and obviously this is related to your noun. Let me tell it this way, then you are able to see the same clearly. Okay. 1 क्वेश्चन नंबर है, ABCD आपके पास ऑप्शन है, तो ABCD में से चूज करके बताइए 1 ऑप्शन का, क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन यू आर चूजिंग. And one more thing, keep in mind, again I'm reminding you, जब भी इस तरह के सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, सेंटेंस को पूरा रीड करिए, तोड़ तोड़ के नहीं, पूरा रीड करिए. ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि तोड़ तोड़ के रीड करने से कुछ सही भी गलत लगता है, या फिर कुछ गलत भी आपको सही लगता है. तो इट इज बेटर कि रीड द होल सेंटेंस केयरफुली. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट मैसेज इज बीइंग सेंड. क्या मैसेज जाना चाह रहा है, क्या मैसेज बोलना चाह रहा है आपका जो राइटर है, वो क्या मैसेज भेज रहा है, ये जानना आपके लिए जरूरी है. Keep in mind that and then solve the question. Just read the sentence very carefully. I do have an answer. राजेश बच्चे, आपने सिर्फ 1 लिखा है. 1 आपका क्वेश्चन नंबर है, 1 ऑप्शन है. आई डोंट नो. ठीक है, यहाँ पर अच्छे से लिख के क्वेश्चन नंबर का कौन सा ऑप्शन आप चूज कर रहे हैं. जस्ट रीड द सेंटेंस वेरी केयरफुली. और मैंने म्यूट भी नहीं किया है अभी आप लोग को, तो आप बोल के भी बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन आप चूज कर रहे हैं. Think carefully and then answer the question. अभी तक सिर्फ 2 ही स्टूडेंट के आंसर आए हैं मेरे पास. यस, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, सिर्फ 2 ही बच्चे आंसर किए हैं अभी तक. बाकी आप लोग को भी आंसर करना है. जस्ट बिकॉज सिटिंग साइलेंटली you were able to listen to whatever I'm saying, that doesn't mean कि अभी भी आपको silently बैठना है. Okay, you have been given questions and you have to solve the questions.
Yes. So if nobody is answering anyone else, okay, I have one more answer. और कर कोई आंसर नहीं कर रहा है, then I will giving you only 1 more minute and then I'll answer the question myself. Okay, so let me tell you what is the answer for both the questions. क्योंकि जिन बच्चों को करना है वो कर ही रहे हैं, तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर. See, if you are not able to hear anything, बीच में अगर आवाज कट रही है या स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है तो let me know also. Okay. तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, he acted not as per my advice but somebody else. यहाँ पे देखिए बोलना क्या चाह रहा है आपका राइटर कि ही जो भी पर्सन है यहाँ पर, ही ने मेरी एडवाइस ना मानकर किसी और की एडवाइस मानकर एक्ट किया, मतलब कुछ काम उसने किया. हाँ, तो यहाँ पर यही बोलना चाह रहा है. तो द थिंग इज कि यहाँ पर एक तरह का आप सोच सकते हैं कि कंपैरिजन हो रहा है. ठीक है, कि मेरी एडवाइस नहीं मानी, किसी और की मान ली, तो एक तरह से कंपैरिजन हो रहा है मेरी एडवाइस में किसी और की एडवाइस में. तो यहाँ पर जब कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन हम सेम चीजों को सेम लेवल पे करते हैं. ठीक है, तो अगर मेरी एडवाइस में मैं किसी से कंपेयर कर रही हूँ तो मैं किसी पर्सन से नहीं करूंगी, उस पर्सन की एडवाइस से करूंगी. तो सिमिलर वे में यहाँ पर somebody else जो लिखा हुआ है, somebody else एक ह्यूमन बीइंग को डिनोट करता है. ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग को डिनोट करता है, यानी कि यहाँ पर आपको ह्यूमन बीइंग नहीं, उसका एडवाइस चाहिए कंपेयर करने के लिए. तो यहाँ पर somebody else's एडवाइस होगा या फिर somebody else's, सिर्फ apostrophe s भी लगा देंगे, then it would be your correct sentence. So let me write the correct sentence in the chat box so that everyone knows what is the correct answer. अगर कोई डाउट है, you can ask me. Somebody else's क्या लगेगा मैम? हाँ बच्चे, apostrophe s. He acted not as per my advice but somebody else's. या तो ये रहेगा या फिर लास्ट में सेम सेंटेंस के लास्ट में आप एल्सेस के आगे एडवाइस भी लगा सकते हैं. दोनों ही सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है. दोनों ही सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली करेक्ट है. यू जस्ट हैव टू टेक केयर. यहाँ पर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी. कंपैरिजन के चलते ऐसे हुआ है. हाँ देखिए, यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि उसने मेरी एडवाइस नहीं ली, किसी और की ली. तो किसी और की एडवाइस ली या किसी और की ली, मतलब ये जो सेंटेंस आप हिंदी में बोल रहे हैं कि मेरी एडवाइस ना लेके उसने किसी और की एडवाइस ले ली, तो यहाँ पर या तो मैं दोबारा लगा सकती हूँ. तो वो जो की है ना, किसी और की एडवाइस, वो दिखाने के लिए आपको अपॉस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा. ठीक है, या फिर आप यहाँ पर अगर कोई पर्सन है तो उसके अकॉर्डिंग पोजेसिव प्रोनाउन उसके लिए लगा सकते हैं. लेकिन somebody else का मतलब है कि मुझे नहीं पता उसने किसकी एडवाइस ली, लेकिन मेरी एडवाइस नहीं ली. तो somebody else's advice. Are you clear of that? Yes, I'm clear. हाँ क्लियर है. तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में अभी भी अगर कोई आंसर करना चाहता है तो दे कैन आंसर. आई एम गिविंग यू 1 more minute अगर अभी भी कोई आंसर करना चाहता है उसमें. सिर्फ एक बार रीड करके देखिए सेंटेंस. You will be able to find out if there is an error or not. Pakistan's problems are also as serious as that of India.
ओके, सो लेट्स डिस्कस द आंसर क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में भी सिमिलर सिचुएशन हो रही है। यहाँ पर पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स को इंडिया से कंपेयर किया जा रहा है। तो यस प्रॉब्लम्स को, चाहे किसी भी कंट्री की प्रॉब्लम हो, उसको मैं किसी दूसरे कंट्री की प्रॉब्लम से कंपेयर करूंगी, उस दूसरी कंट्री से नहीं। लाइक इट इज लाइक कंपेयरिंग। अगर आप सोच सकते हो तो एक इमेजिन करिए कि मैं बिस्किट को एक कोल्ड ड्रिंक के बॉटल से कंपेयर कर रही हूँ। तो दिस कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप एक कोल्ड ड्रिंक को दूसरे कोल्ड ड्रिंक के ब्रांड से कंपेयर कर सकते हो, किसी और ड्रिंक से कंपेयर कर सकते हो, बट आप कोल्ड ड्रिंक को एक बिस्किट से कैसे कंपेयर कर सकते हो? तो इन सिमिलर वे, Pakistan's problems cannot be compared with India. India is a country, not problem. तो यहाँ पर पाकिस्तान problems are as also as serious as that of India's या फिर India's problem. Both the cases sentences will be correct. Let me write the right sentence here. This is your correct sentence. Again, यहाँ पर India के आगे आप problem लिख सकते हैं. Up to you. Both the sentences would be grammatically correct. Let's move on to the next question. Let me share the next question. इंडिया प्रॉब्लम भी तो लिख सकते थे इंडिया की जगह पे। India's problem, yes, same case. India's problem लिखिए या फिर India's लिखिए, दोनों ही सेम चीज कन्वे कर रहा है वहां पर। ठीक है, जो आपका ये सेंटेंस है, you look at the chat box, Pakistan's problems are also as serious as that of India's. इसका मतलब इंडिया की प्रॉब्लम, दैट इज अंडरस्टूड ऑलरेडी, समझ में आ रहा है पढ़कर। अगर आपको लिखना है वहां पर तो इंडिया के आगे आप प्रॉब्लम लिख सकते हैं, वो गलत नहीं है, वो ग्रामेटिकली सेंटेंस दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। रीड द क्वेश्चन एंड यू कैन आंसर इन द चैट बॉक्स और यू कैन speak up yourself. When I reached at the gate of his house, I found his locking up the door. Just read the sentence and you have to choose the option which appears to be incorrect. जहां पर गलती लग रही है वहां पर इनकरेक्ट है, वो आप बताइए। Okay, I have to answer. Anyone else who would like to answer? Just read the question. I'm giving you more than enough time. टाइम की कोई कमी नहीं है यहाँ पर हमारे पास, मोर देन इनफ टाइम है आपके पास। रीड करिए और बस आंसर बताइए कि क्या गलत लग रहा है आपको। Okay, if you are choosing a particular option, will it be all right if you also tell me what is the correction needed here? जो ऑप्शन आप चूज कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू यू, विच ऑप्शन यू हैव चूजन?
तो उसमें क्या करेक्शन की जरूरत है जिससे आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा या सही हो जाएगा? ओके, सो लेट्स डिस्कस द आंसर सिंस नो फर्दर एन आंसर इज कमिंग। तो यहाँ पर देखिए 2 बार यहाँ पर ओके, लेट मी टेल यू दिस कि इफ यू थिंक लॉकिंग से पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए था। हेल्पिंग वर्ब तब लगता व्हेन इट वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ अनदर सेंटेंस। जब ये 2 सेंटेंस रहते कि व्हेन आई रीच्ड एट द गेट ऑफ हिज हाउस, कॉमा करके दूसरा पार्ट रहता कि ही वाज लॉकिंग अप हिज गेट या आई सॉ हिम लॉकिंग हिज गेट। ठीक है, यहाँ पर जो सेंटेंस है तो आई फाउंड, यस हिज की जगह हिम लगेगा। क्यों ऐसा होगा मैं बताती हूँ। हिज आपका तब यूज होता है जब आप किसी मेल पर्सन के पोजेशन को बताते हैं। दैट मीन्स व्हेन आई रीच एट द गेट ऑफ हिज हाउस, उसका घर है, ठीक है, तो उसका पोजेशन है, तो पोजेशन के बारे में बता रहे हैं तो वहां पर आप हिज यूज कर रहे हैं विच इज अ पोजेसिव प्रोनाउन। बट यहाँ पर आई फाउंड डैश लॉकिंग अप द गेट, इस केस में यहाँ पर जो भी फिल इन द ब्लैंक होगा दैट विल बी वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। एंड ऑब्जेक्टिव प्लेस पे आपका, अगर आपको याद हो वो टेबल जो मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्टिव प्लेस पे when you are putting for a male person, when you are putting a personal pronoun as an objective place, in an objective place it is him। आप him यूज करते हैं जब आपको ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लगाना होता है किसी मेल पर्सन के लिए पर्सनल प्रोनाउन। तो when I reached the gate of his house, I found him locking up the gate. This will be the correct answer. Let me just write it down. Okay, this will be your sentence. When I reached at the gate of his house, I found him locking up the gate. ठीक है? Any Yes, doubt? ma'am. Anyone? किसी को भी डाउट है क्वेश्चन नंबर 3 में? No, not ma'am. क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को डाउट है? नहीं है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। 5 questions are visible on your screen. So if you're writing the answer, write the question number 2. क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन है वो मार्क करके लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन ABCD whatever. You can see that in question number 8 there is only 3 options. ठीक है, जिस सेंटेंस है सेंटेंस सिर्फ 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 4th ऑप्शन आपका नो एरर का है। दैट मीन्स इफ यू चूज द ऑप्शन डी फॉर 8, दैट मीन्स देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस प्रायर टू दैट। उससे पहले ABCD में जो ऑप्शंस हैं वो सारे ही करेक्ट है एंड देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस। रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस दैट इज इट। ठीक है, एज इट इज। उससे पहले जो जैसे सेंटेंसेस थे वैसे ही सेंटेंसेस है। यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइडेड है। यू हैव टू फाइंड विच पार्ट कंटेन्स द एरर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, मेनी ऑफ द क्वेश्चन appeared in this examination in this question paper are too difficult to solve. This is your sentence. Question number 5, I visited Ram and Sita's house and found the couple missing. Question number 6, all the girls students are advised to attend the meeting positively. Question number 7, she gave 2 important informations
regarding the SSR death case. Question number 8, it is a big blunder, but we had to ignore it. या फिर no error. Read the questions carefully, one by one answer, marking the question. Again, I'm repeating. Question mark करने के बाद option लिखिएगा. Question number 4 ABCD, question number 5 ABCD, whichever option you are choosing. Yes, write down all of you. यहाँ पर ज़्यादा student नहीं है. I'm at least expecting 5 to 6 students to answer this question. Read the sentence carefully. You will be able to answer the question very easily. There is nothing that is so tough here. Every rule and everything has been taught to you. Just revise your mind where should come what. You didn't have to repeat the whole sentence. बच्चों ठीक है, मैं लिख रही हूँ ताकि मुझे कोई सही सेंटेंस बताना है, इसीलिए you could have just written the part where it is error. जहाँ पर error है सिर्फ उतना part आप mention करना चाहे तो कर सकते हैं. Otherwise it is okay if you're just choosing the option only. Okay, I have only 3 students answering question number 4. Rest बच्चे आप लोग भी try करिए आंसर करने का question. Yes, again I'm repeating, if you are non-responsive in this class, there is no use in coming in the class. ठीक है, यहाँ पर अगर आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो दिस इज नॉट योर यूनिवर्सिटी पेपर जहाँ पर आप बैठ के बस सुनते रहें, नोट्स बनाएं और फिर एग्जाम दे दें. This will not come in your university exam. This will come in examination that are much important than your exam university paper. ठीक है, यूनिवर्सिटी पेपर सारे क्लियर करने के बाद जो आप रिक्रूटमेंट के लिए जो पेपर देने बैठते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं. उस टाइम आपको किसी टीचर के पीछे ना भागना पड़े, उस टाइम आपको किसी की हेल्प ना लेनी पड़े. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू अ लिटिल बिट प्रैक्टिस. दिस एरर करेक्शन के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन यू आर गोइंग थ्रू, ठीक है, चाहे आप रिक्रूटमेंट वाला एग्जामिनेशन दे रहे हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे रहे हैं, कोई भी एग्जामिनेशन, इफ देयर इज एन इंग्लिश सेक्शन, एरर करेक्शन क्वेश्चन मस्ट बी देयर. हमेशा रहेगा, चाहे 1 रहे, चाहे 5 रहे, चाहे 10 रहे, एरर करेक्शन क्वेश्चन हमेशा रहेगा. एंड इट इज द मोस्ट इजीएस्ट वे टू स्कोर. यहाँ पर आपके पास इतना अच्छा स्कोप होता है कि आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं विदाउट नेगेटिव मार्किंग. ठीक है, इफ देयर इज एनी नेगेटिव मार्किंग तो उसको बचाते हुए आप खुद आंसर कर सकते हैं हर एक क्वेश्चन का. ठीक है, बिकॉज देयर आर इजियर टू फाइंड आउट
then the missing term that you want to find out in the fill in the blanks, or the missing sentences from the comprehension. Comprehension पूरा पढ़ना पड़ता है, उसके बाद सोल्व करना पड़ता है क्वेश्चन सारा. It takes up to at least 10 minutes to solve a minimum 10 minutes to solve a comprehension passage for students like who are at least who can understand by reading a paragraph. एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद अगर वो समझ जाते हैं कि उसमें क्या लिखा है, उन बच्चों को भी ये कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन सॉल्व करने में 10 मिनट कम से कम लगते हैं. इफ दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग हाउ टू सॉल्व फास्टर, तो उनको कम से कम 10 मिनट लगेगा. इफ दे आर प्रैक्टिसिंग, then it makes to minimum, it minimizes to at least 6 to 7 minutes. और 6 to 7 minutes से कम नहीं हो सकता है आपका टाइम comprehension passage में. But these questions can be solved within 30 seconds to 45 seconds. Maximum time dedicated to this question for any aspirant for any competitive exam would be 45 minutes. उससे ज्यादा अगर आप ले रहे हैं, then you will be taking too much time for any question. Yeah, I'm still not getting any further answer. वही 3-4 बच्चे हैं, वही बार बार आंसर कर पा रहे हैं. अगर आपका आंसर गलत भी है तो भी आपको यहाँ पर आंसर करना है. There is no negative marking in answering wrong in the classroom. ठीक है. और अगर आपको लग रहा है कि आंसर सबको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा आंसर सही किया, कौन सा आंसर गलत किया, you can direct message me. You don't need to message to everyone in the chat box. Direct message करिए. I will be able to find out how many students have messaged. और सिर्फ मुझे दिखेगा. If you're not participating here, that means you're not taking your career seriously. एग्जाम पास करके आप सिर्फ यूनिवर्सिटी का डिग्री ले सकते हैं. These question, your examination question will only help you in at only you can say 30% or 35% in your interview question. Technical round बहुत ज्यादा हो गया तो उतना तक ही काफी है. रिटन में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ गया, that is enough. Rest of the things are on maths and English. ठीक है. बाकी का इंटरव्यू आप इंग्लिश के बदौलत पास करेंगे. बाकी का जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है, उसमें कोई टेक्निकल राउंड नहीं होता है. बहुत कम कंपनीज में 1 से 2 क्वेश्चन होगा टेक्निकल राउंड में. नथिंग एल्स इज देयर. वहां पर रीजनिंग रहता है, मैथ्स रहता है, इंग्लिश रहता है. हर एक सेक्शन पास करना आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है, अदरवाइज यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर गोइंग फर्दर. I'll explain it, बच्चा. मीनिंग मैं सारा एक्सप्लेन करूंगी once I'm explaining it in the you can say the sentence. Okay, let's move forward with the questions. Question number 4. Many of the questions appear in this question paper are to be too difficult to solve. First of all, यहाँ पर पहले तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि these all questions are related to noun. Pick out the nouns in the sentence. जब आपको पता है कि यहाँ पर noun पढ़ा रही हूँ मैं, noun से ही related कुछ doubts होंगे. पहले 3 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं जहाँ पर noun में ही प्रॉब्लम था, ठीक है, या pronoun में प्रॉब्लम था. So you have to relate that and solve the further questions. Question and question paper, ठीक है, these are your what? These are your nouns in the sentence here. तो यहाँ पर many of the questions होगा. बहुत सारे क्वेश्चन, जितने पेपर क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चन पेपर थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन उसे हार्ड लगे, ठीक है. अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हर, जिसने भी ये सेंटेंस लिखा है, हो सकता है उसके लिए 60% क्वेश्चन बहुत टफ थे, 70% बहुत टफ थे, बहुत 80% बहुत टफ थे. बट the number of tough questions or the difficult questions were greater than the questions that he or she was able to solve.
ठीक है, तो इस केस में आपका मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आएगा. इफ देयर इज एनी डाउट रेज योर हैंड टू आस्क इट. ठीक है, बी सिविलाइज, रेज योर हैंड टू आस्क और यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स. Question number 4, option A, correct answer. Let me mark it down for you. Question number B. Many of the questions. नहीं Yes, समझ लगेगा में ना? आया बच्चे क्वेश्चन आप. Many of the मैम ए questions, में yes, many of the questions. हाँ questions तो सिर्फ लगेगा, एस S लगाना लगेगा. था ना उसमें? Yes बच्चे, सिर्फ S ही लगाना था, वही एरर है वहाँ पर. Question number 5. I visited Ram's and Sita's मेनी house. ऑफ पहले से लगा हुआ था तो एस क्यों? S इसलिए लगेगा बच्चे क्योंकि यहाँ पर many of the जो होता है इसका मतलब कि ऑलरेडी आपके पास, मान लीजिए कि आपके पास 100 क्वेश्चंस हैं, 100 में से 70 या फिर 80 क्वेश्चंस जो हैं वो उसको डिफिकल्ट लगे जिसने ये स्टेटमेंट बोला. ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी 100 क्वेश्चन है जो कि मल्टीपल है, एक से ज्यादा है, वो ऑलरेडी क्वेश्चंस है. मेनी ऑफ द क्वेश्चंस अपीयर्ड इन दिस क्वेश्चन पेपर, मतलब इस क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चन हैं उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो उसे डिफिकल्ट लगे. यानी कि 100 में से 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन उसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगे, बाकी के क्वेश्चन कुछ आसान लगे तो वो आराम से बना आया जो भी है. ठीक है, तो मेनी ऑफ द क्वेश्चन का मतलब कि क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चन हैं उसमें से भी बहुत सारे उसे हार्ड लगे. ठीक है, यहाँ एक फाइनाइट नंबर में से भी एक फाइनाइट नंबर निकाला जा रहा है जो कि 1 से ज्यादा है. अभी समझ में आ गया? यस मैम. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. Question number 5. I visited Ram's and Sita's house and found the couple missing. यहाँ पर आपका 2 बार apostrophe s लगा हुआ है, which is when you are already saying the couple missing, that means Ram and Sita both are the owner of the house, both are living in the house together. So you don't have to mention apostrophe s in both the cases, क्योंकि यहाँ पर राम और सीता दोनों का ही ये घर है, क्योंकि ये दोनों ही वहां पर रहते हैं. तो whenever there is two noun whose possession you are saying, जब apostrophe s लगा के आप रिलेशन बता रहे हैं किसी चीज का, 2 नाउन में सेम रिलेशन बता रहे हैं. इस केस में जैसे यहाँ राम सीता का एक हाउस है, राम का भी है सीता का भी है. इस केस में मान लीजिए बीएससी की क्लास है तो राजेश की भी है और पवन की भी है. तो यहाँ पर जब मैं दोनों को लगाऊंगी, दोनों का नाम लिखूंगी, तो मुझे किसी एक के साथ ही अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है. किसके साथ लगाना है? जो हाउस के एकदम बगल में है. यानी कि सीता के साथ मैं अगर लगाऊं एस तो दैट इज ओके, बट राम के साथ मुझे लगाने की जरूरत नहीं है एस. तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 5. एनी डाउट्स इन दिस? नो. चलिए, नहीं डाउट है तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. All the girls students are advised to attend the meeting positively. तो यहाँ पर देखिए गर्ल्स स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, सुनने में ही अटपटा लग रहा है. ऑप्शन से ख्याल से बहुत बच्चों ने ऑप्शन ए ही चूज किया है, लेकिन करेक्ट क्या होगा? करेक्ट ये होना चाहिए ईदर यू कैन अवॉइड द स्टूडेंट पार्ट, या तो आप स्टूडेंट को गिरा दे इस सेंटेंस से. ऑल द गर्ल्स आर एडवाइज टू अटेंड द मीटिंग, ये भी सही हो सकता है, फर्स्ट ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप गर्ल में से एस हटा दे. इसका मतलब ये हो जाएगा कि जितने स्टूडेंट हैं किसी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, कोई कॉलेज हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी हो सकता है, उसमें से जितनी गर्ल स्टूडेंट्स हैं, दैट मीन्स फीमेल स्टूडेंट है, उन्हें मीटिंग में बुलाया जा रहा है. अंडरस्टूड? बोथ कन्वेज सिमिलर मैनर, बट यहाँ पर ऑल द गर्ल्स जो है यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं है कि कहाँ से ऑल द गर्ल्स को बुलाया जा रहा है. अंडरस्टूड? ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स में ये स्पेसिफाइड है कि यहाँ की स्टूडेंट है या कहीं भी किसी कॉलेज स्कूल की स्टूडेंट है, उन सभी में से गर्ल स्टूडेंट को यानी फीमेल स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है. दैट मीन्स योर फर्स्ट ऑप्शन कैन बी इधर आप स्टूडेंट्स हटा दे पूरी तरह सेंटेंस से, या फिर आप गर्ल्स में से एस हटा दो.
तो ऑप्शन ए आपका बोथ द केसेस में सही रहेगा, दैट मीन्स इट कंटेन्स द एरर। फर्स्ट ऑप्शन में आप स्टूडेंट हटा देंगे, दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में आप स्टूडेंट, सॉरी, सेकेंड ऑप्शन में आप गर्ल्स में से एस हटा देंगे, ठीक है। देंगे। हाँ, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं इस तरह नहीं लिखती हूँ, सिर्फ ऑप्शन चूज करके यहाँ पर दिखा दिया मैंने, ताकि कंफ्यूजन ना हो क्या हो। आप दोनों ही सेंटेंस आपका सिमिलर मीनिंग कन्वे कर रहा है और दोनों ही सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होंगे। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है देन वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 6 में अगर किसी को भी डाउट है दे कैन रेज देयर हैंड। क्वेश्चन नंबर 7, शी गेव मी 2 important informations regarding the SSR death case। यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको पता है कि कभी भी प्लूरल फॉर्म में एस में नहीं लगता है, चाहे एक इंफॉर्मेशन हो, चाहे 2 इंफॉर्मेशन हो, चाहे 10 इंफॉर्मेशन हो। इंफॉर्मेशन में कभी भी एस नहीं लगता है। वन मोर थिंग, अगर स्पेसिफाई किया गया है कि कितना इंफॉर्मेशन पास ऑन किया गया है, दैट मीन्स इफ अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हैज बीन पास्ड ऑन, और उस सेट में कितना इंफॉर्मेशन पास ऑन हुआ है ये आपको पता है, इसका मतलब ये है कि जितना डाटा गया है उसके आपने टुकड़े कर दिए हैं और वो टुकड़ों में से कुछ पार्ट आपने भेजा है, तो वो पार्ट जो भेजा है वो आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। She gave me 2 important pieces of information. That will be the correct answer. Let me write this down here. Now repeat again. Yes, I'm writing down it. Don't worry. She gave me 2 important pieces of information. रेस्ट आपका सेंटेंस सेम सेंटेंस है जो रिगार्डिंग दी SSR डेथ केस। तो यहाँ पर जब आपके पास स्पेसिफिक फाइनाइट नंबर है 5, 10, 100, 200, उस केस में आप यहाँ पर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिखेंगे। अगर आप 2 यहाँ से हटा देते हैं, दैट मीन्स इफ आई एम राइटिंग दिस सेंटेंस इन दिस केस, शी गेव मी important information, इस केस में भी आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, ठीक है। शी गेव मी important information regarding the SSR डेथ केस, ये भी सही है। पहला वाला जो है, अगर आपने स्पेसिफाई किया है कि 2 इंफॉर्मेशन पास की गई है, 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, 2 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जरूरी है। शी गेव मी इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। ओके यस, हाँ बच्चे बोलिए। बोल रहे मैम पीस ऑफ यूज करेंगे और वो जो सेकंड आप भेजिए मैम, तो दोनों से डिफरेंस हो जाएगा इसका मीनिंग में मैम? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देखिए मैंने 2 हटा दिया है, सेकंड वाले में जब मैंने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखा है तो वहां से मैंने 2 हटा दिया है। तो अगर कोई फाइनाइट नंबर नहीं जुड़ा है आपके इंफॉर्मेशन के साथ, तब आप सिर्फ इंफॉर्मेशन लिखेंगे, चाहे 1 दे रहा है, चाहे 10 दे रहा है, चाहे 1000 दे रहा है, डजंट मैटर, वहां पे इंफॉर्मेशन ही रहेगा हमेशा। अगर स्पेसिफिकली नंबर लिखा हुआ है, कोई फाइनाइट नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कोई नेचुरल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उस केस में, या फिर कोई रियल नंबर लिखा हुआ है, तो उस केस में यहाँ पर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाता है, यानी कि आपने इंफॉर्मेशन के टुकड़े कर दिए और उसमें से 2 टुकड़ा, आधा टुकड़ा या कुछ भी आपने कोई पीसेस यहाँ पर इंफॉर्मेशन के दिए, पूरा इंफॉर्मेशन नहीं, कुछ इंफॉर्मेशन का पीसेस दिया है, तो उस केस में आप पीसेस लगाएंगे। अगर यहाँ कोई नंबर नहीं गिवन है तो आप इंफॉर्मेशन ही रखेंगे हमेशा, इंफॉर्मेशन के आगे कभी भी एस नहीं लगेगा, ठीक है। यस मैम। एनी मोर डाउट? नो मैम। मैम 7 में क्या बताया? मेरा वॉइस अच्छा नहीं आ रहा था।
7 का बच्चा सेंटेंस मैंने लिख भी दिया है चैट बॉक्स में, आप एक बार पढ़ लो, ठीक है। सेंटेंस में आपका रहेगा या तो अगर आपका कोई होल नंबर है, यहाँ पर 2 लिखा है, जैसे यहाँ पर 5 लिखा रहता, 10 लिखा रहता, कोई भी नंबर, बड़ा नंबर भी है, 10,000 भी लिखा रहेगा, कोई नंबर अगर लिखा रहेगा तो उस केस में आप पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन लिखेंगे। अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इज इनफ, सिर्फ इंफॉर्मेशन काफी है। इंफॉर्मेशन के आगे कभी भी एस नहीं लगेगा। अगर कोई नंबर लगा हुआ है इंफॉर्मेशन के आगे तो पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। If we are done with question number 7, we can move on to the question number 8. Yes, ma'am. Okay, so question number 8 is, it is a big blunder, but we had to ignore it. यहाँ पर देखिए ब्लंडर वर्ड का मतलब किसी ने पूछा था। ब्लंडर वर्ड का मतलब होता है बहुत बड़ी गलती, ठीक है। ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी गलती। तो जब यहाँ ऑलरेडी मेंशन है दैट यू हैव कमिटेड अ ह्यूज मिस्टेक, तो यहाँ पर बिग लगाने की क्या जरूरत है? जब नहीं। ब्लंडर का मतलब, हाँ, जब ब्लंडर का मतलब ही होता है कि बहुत बड़ी गलती कर दी आपने, तो यहाँ पर बिग लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। एंड इफ देयर इज एनीवन हु इज हैविंग एनी डाउट कि यहाँ पर हैड क्यों लगा, तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बट हमारा यहाँ पर जो है कनेक्टिंग वर्ड है, यानी कि ये जो है ये कनेक्ट कर रहा है आपके सेंटेंस को। तो जब कनेक्शन करते हैं सेंटेंस का, चाहे आप एंड के थ्रू करें, कॉमास के थ्रू करें, चाहे बट के थ्रू करें, तो जरूरी नहीं है कि सेंटेंसेस में सेम टेंस रहना चाहिए। जो पहला पार्ट है दैट इज इट इज अ ब्लंडर, और दूसरा पार्ट है वी हैड टू इग्नोर इट। इसको हम किसी भी कंजंक्शन के थ्रू जोड़े तो हमारा जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में टेंस बदलेगा। पहला पार्ट आपका सिंपल प्रेजेंट में है, सेकंड पार्ट आपका पास्ट परफेक्ट में है, दैट इज एब्सोल्युटली ऑल राइट। हैड यहाँ पे लगाने का मतलब ये हो रहा है कि ये शो कर रहा है कि बहुत बड़ी हमसे गलती हो गई और हमें उसे इग्नोर करना पड़ेगा। तो ये जो पड़ेगा आ रहा है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज हैड, ठीक है। और अगर ये ऑर्डर होता, ये भी मैं बता देती हूँ कि वी हैव टू इग्नोर इट, अगर ऐसा रहता है इसका मतलब कि किसी सीनियर ने आपको ऑर्डर दिया है कि मिस्टेक तो बहुत बड़ी है लेकिन आपको इग्नोर करना पड़ेगा, तो ये ऑर्डर होता, और उस केस में ये भी सिंपल प्रेजेंट में रहता। तो वी हैव टू इग्नोर इट और यू हैव टू इग्नोर इट, दिस विल बी एन ऑर्डर। अगर ये ऑर्डर नहीं है तो हैड इज ओके। क्वेश्चन नंबर 8 में किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 8 मैम आप में किसी बोले, को कोई डाउट? मैम आप बोली हो कि हाँ, इसका वी हैड टू इग्नोर इट, इसे इग्नोर करना पड़ेगा, ये कैसे हो गया मैम? ये तो पास्ट फॉर्म में, आप फ्यूचर फॉर्म बोल रही हो। मैं फ्यूचर कहाँ बोल रही हूँ, मैं तो पास्ट नहीं बोल रही हूँ। हमें इग्नोर पास्ट इग्नोर करना नहीं कर, पड़ा। रहेगा। वी हैड टू इग्नोर इट, हमें इग्नोर, अच्छा आई एम सेइंग इट, इग्नोर करना पड़ेगा मतलब, अरे पड़ेगा का ये फ्यूचर टेंस नहीं, मतलब जैसे कि कोई ब्लंडर मिस्टेक हो गया तो आपसे कोई कैसे कहता है कि इसे इग्नोर कर दो, इसे इग्नोर कर दो, ऐसे करके बोलता ना, इग्नोर करो इसको, मत ध्यान दो इस पे, कोई बात नहीं गलती हो गया। तो दिस इज मीनिंग कन्वेड, यहाँ पर मीनिंग जो कन्वे हो रहा है कि वहां पर आपको वी हैड टू इग्नोर इट, मतलब तुम्हें करना ही पड़ेगा इग्नोर, ठीक है। मतलब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है कि तुम कर दो वाला बात नहीं है यहाँ पर कि तुम कर दो, ध्यान मत दो उस चीज को, तुम्हें यहाँ पर करना ही पड़ेगा इग्नोर। यू डोंट हैव अ चॉइस, यू आर गिवन एन ऑर्डर कि तुम्हें इग्नोर करना है। मैम इसका मीनिंग तो ये भी हो सकता है कि हमें इसको इग्नोर करना पड़ा था। हाँ बिल्कुल हो सकता है, सेम केस है। वी हैड टू इग्नोर इट है, तो ये हैड जो है ये पास्ट टेंस भी दिखा रहा है और यहाँ पर मजबूरी दिखा रहा है कि जबरदस्ती इग्नोर करवाया गया है। यस मैम। ओके, एनी मोर डाउट? No, ma'am.
और किसी को कोई डाउट नहीं है तो टाइम तो आप हो चुका है, सो विल सॉल्व मैम मोर क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास आल्सो। यस बोलिए। Yes, ma'am. मैम यू टोल्ड अस बिफोर द लास्ट क्लास I will send you notes and some हाँ बच्चे नोट assignment. तैयार हो गए हैं, बट हाँ द थिंग इज कि आई हैव बीन सेंडिंग इट टू डिफरेंट ग्रुप, तो किस ग्रुप में गया है किस ग्रुप में गया नहीं है आई हैव नॉट सीन इट, क्योंकि बीच में Okay. क्लासेस पड़ गई थी, तो मेरे ख्याल से आपकी क्लासेस जो है वो बच गई है। तो Okay, ma'am. You लास्ट will की try दो to तीन send क्लासेस, that. हाँ आज भर में हो जाएगा, वो सेंड मैं कर दूंगी, ठीक है। Okay. डू you. वन थिंग, आप में से सीआर कौन है, आपकी क्लास का सीआर कौन है? यस बच्चे एक काम करना, इफ at 7:30 if you don't receive in your group, just give me a text message कि मैम you didn't send the noun in my group, और बैच का नाम लिख दीजिएगा, BSIT whatever batch is this, नाम लिख के Okay, मुझे ma'am. बता दीजिएगा कि इस ग्रुप में नहीं आया है। ओके Okay, ma'am. ओके चलिए, लेट्स मूव ऑन टू दिस एंड वी कैन मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.